Hello students, BSc Part 2nd, Chemistry 2nd Unit 1st, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में विजिबल और माइक्रोवेव रीजन के जो मध्य का क्षेत्र होता है वो इंफ्रारेड क्षेत्र कहलाता है, अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। और अवरक्त क्षेत्र की विकिरण के तरंग दैर्ध्य का मान विजिबल और अल्ट्रावायलेट की विकिरणों के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, परंतु इनकी ऊर्जा का मान उससे कम होता है। अब इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य आधार किसी अणु के विभिन्न वाइब्रेशनल लेवल्स के मध्य का होने वाला संक्रमण है। तो विभिन्न काल्पनिक स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक से अवरक्त विकिरण गुजारते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित होता है यानी रिफ्लेक्ट होता है। तो जो उसके ग्राफ हम किसके मध्य खींचते हैं, या तो परसेंट ट्रांसमिटेंस लेते हैं या उसकी जगह इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन तथा फ्रीक्वेंसी के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है वो है कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की उपस्थिति का निर्धारण करना। ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एरिया ऑफ इंफ्रारेड रीजन, तो यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें इंफ्रारेड क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। तो इसका जो कुल क्षेत्र है वो है, अगर हम इसके वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये 0.8 म्यूएम से 200 म्यूएम का क्षेत्र अवरक्त स्पेक्ट्रम क्षेत्र कहलाता है। और इसको फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0.8 से 2.5 नियर IR रीजन, 2.5 से 15 म्यूएम नॉर्मल IR रीजन और 15 से 200 म्यूएम फार इंफ्रारेड रीजन कहला रहा है, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बैंड की स्थिति को साधारणतया वेव नंबर न्यू बार के जिसे लिखा जाता है उसी से दर्शाया जाता है, जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी तरंग संख्या के सीधे समानुपाती होती है। तो उच्चतर तरंग संख्या वाले विकिरण की ऊर्जा अधिक और निम्नतर तरंग संख्या वाले विकिरण की ऊर्जा कम होती है। अब क्योंकि इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जो कि जिसमें अणुओं के मध्य वाइब्रेशनल लेवल पे होने वाला ट्रांजिशन है, जिसका आधार तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कितने प्रकार के हैं। इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है और मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन भी कितनी प्रकार के हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। एक यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं जिसमें एक चार्ट के माध्यम से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तथा उसकी टाइप्स को दर्शाया गया है। तो मोटे मोटे रूप में देखें तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जहाँ पर हम बात करते हैं अणुओं के में उपस्थित परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई, और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन यानी बंकन या विरूपण वाइब्रेशन, जिसमें हम अणुओं के परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध कोण में परिवर्तन
को आधार बनाया गया है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। स्ट्रेचिंग दो प्रकार की होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, जबकि बेंडिंग इन द प्लेन और आउट द प्लेन के आधार पर फर्दर दो सब क्लास के बाद फर्दर दो प्रकार की होती है। इन द प्लेन में सीजरिंग और रोकिंग, और आउट द प्लेन में है ये वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या है? किसी अणु में परमाणु स्थिर नहीं रहते, आपने पढ़ा है, और वे निरंतर कंपन करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनकी बंद लंबाई और बंद कोण में परिवर्तन आता रहता है, यानी वो उसमें घटना या बढ़ना निरंतर चलता रहता है। तो अणु के जो विभिन्न कंपन स्तर हैं यानी वाइब्रेशनल लेवल हैं, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन जब पदार्थ से गुजरती है तो अणु में एक विशिष्ट कंपन संक्रमण होता है और इस संक्रमण में जो ऊर्जा अवशोषित होती है उसके कारण स्पेक्ट्रम में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है। तो ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसको हिंदी में तनन कंपन कहा जाता है। तो तनन कंपन की वजह से दो परमाणुओं के मध्य की बंद लंबाई में परिवर्तन आता है, अर्थात दो परमाणुओं के मध्य की बंद लंबाई या तो घटती है या बढ़ती है। और अगर बेंडिंग वाइब्रेशन से इसकी ऊर्जा की तुलना करते हैं तो बेंडिंग वाइब्रेशन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिक यानी सम्मित तनन कंपन और असम्मित तनन कंपन। सम्मित तनन कंपन पहले लेते हैं हम। आप यहाँ आपके सामने ये डायग्राम देख रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो जब एक अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के मध्य की बंद लंबाई एक साथ स्ट्रेच होती है, यानी उसमें फैलाव आता है, तथा एक साथ ही वो कंप्रेस होती है, यानी उसमें संकुचन आता है। तो इस प्रकार का जो वाइब्रेशन है ये सम्मित तनन कंपन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के कंपन में दोनों बंद दूरियां एक साथ ही बढ़ती हैं या घटती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरे प्रकार का है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के मध्य बंद लंबाई में एक लयबद्ध गति न हो, उसे कहेंगे असम्मित तनन कंपन। यानी एक बंद की लंबाई अगर घटती है तो दूसरे बंद की लंबाई में बढ़ोतरी होती है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस प्रकार का जो वाइब्रेशन है वो कहलाता है असम्मित तनन कंपन। दूसरी प्रकार का जो मोड है वो है बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। जब कंपन के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंद कोण में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात परमाणुओं के तल में अंतर आ जाता है, तो उसे कहते हैं बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ही तल में होने वाले वाइब्रेशन और दूसरे हैं तल के बाहर होने वाले वाइब्रेशन। एक ही तल के वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, सीजरिंग वाइब्रेशन एंड रोकिंग वाइब्रेशन। सीजरिंग वाइब्रेशन कैंचीनुमा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कैंची जिस प्रकार से फंक्शन करती है, कार्य करती है, जिस प्रकार से उसकी मूवमेंट होती है, तो जब कंपन कैंचीनुमा गति करते हैं और परमाणुओं के बंध उसी तल में रहते हैं तो उसे कहते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन। और इस प्रकार के कंपन में अणु के सारे परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। दूसरा है रोकिंग वाइब्रेशन। इसकी हम तुलना कर सकते हैं घड़ी के पेंडुलम से। पेंडुलम जिस प्रकार से मूव करता है वही है रॉकिंग वाइब्रेशन। तो जब कंपन अणु के तल में
बाईं या दाईं ओर बंद कोण को स्थिर रखते हुए कंपन करते हैं तो वो कहलाता है रोकिंग वाइब्रेशन। हिंदी में कहते हैं इसे संदोली वाइब्रेशन। दूसरे प्रकार का है आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन। दो प्रकार के हैं ये दोबारा, वैगिंग वाइब्रेशन एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। वैगिंग वाइब्रेशन, जब परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर या नीचे कंपन करते हैं तो उसे अभिदोलन वाइब्रेशन कहते हैं। और दूसरे प्रकार का है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, जब इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है जबकि दूसरा परमाणु ठीक उसी अणु के तल के नीचे की ओर कंपन करता है, तो इसमें कहलाता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, मोड ऑफ डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।